हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 5 के साथ सेट नंबर 5 में जनरल स्टडीज के जो आर्ट्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 5 के जनरल स्टडीज के आर्ट्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, और उसमें इस सेट में पहला क्वेश्चन जो आर्ट्स सब्जेक्ट का है वो पहला क्वेश्चन नंबर 2 पर है, जो आपके सामने है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल जियोग्राफिक टीवी, जियोग्राफिक टेलीविजन। दूसरा है नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट। तीसरा ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, और चौथा ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें हम लोग को सही आंसर चुनना है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना 2010 में हुई है। इस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ आंसर हुआ आपका एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी आंसर हमारा डी होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फुल फॉर्म हुआ एनजीटी का। एनजीटी का फुल फॉर्म हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए, ट्रिब्यूनल क्या है? ये स्पेशल, किसी मामले पर अगर स्पेशल कोर्ट की स्थापना होती है, स्पेशल विशेष रूप से न्यायिक व्यवस्था की स्थापना होती है, तो उसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। कभी फोरम कहा जाता है, फोरम ट्रिब्यूनल। किसी मामला, किसी विषय पर स्पेशल न्यायिक व्यवस्था को ट्रिब्यूनल या फोरम कहा जाता है। उसी तरह का एक ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया जाता है खास करके कि सामान्य जो न्यायिक प्रणाली हमारा है, सामान्य जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो लोअर कोर्ट में या नीचे के न्यायालय में इस तरह के केसेस का भार सामान्य से थोड़ा कम हो जाए, और उसके लिए स्पेसिफाइड न्यायिक व्यवस्था दी जाती है। तो उसी तरह का व्यवस्था एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस तरह के केसेस को देखेगा? अगर पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसा मामला है जो पर्यावरण के पक्ष में, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ इस तरह का कानून जो बना गया है, उस कानून का कहीं पर भी अगर कानून अगर टूट रहा हो, उसके अगेंस्ट अगर कहीं काम हो रहा हो, तो उस तरह के मामले को देखने के लिए स्पेशल व्यवस्था जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो पर्यावरण से संबंधित मामले को देखने की एक व्यवस्था है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में। हमारा क्वेश्चन है एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? पर्यावरण से संबंधित मामला देखने का कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन या करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इस सेट में, यानी सेट नंबर 5 में फिर क्वेश्चन है 13 नंबर पर। 13 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो फिर आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और 13 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं? डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी। इसमें ये 4 जो विश्व के प्रमुख नेताओं का नाम दिया गया है, और यहां क्वेश्चन हमारा है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा किनको फॉलो किया गया? इंस्टाग्राम पर इनमें से, इन चारों में से सबसे ज्यादा फॉलोअर किनके हैं?
तो नरेंद्र मोदी के सिर्फ इन चारों में से ही नहीं, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर नरेंद्र मोदी को है। नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलो किया गया, तो ये आंसर आपका सी बनता है, आंसर सी। हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं? नरेंद्र मोदी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर 14 नंबर क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद का जो क्वेश्चन है वो फिर हमारा क्वेश्चन है आर्ट सब्जेक्ट का, और वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नांकित में कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? साइकोलॉजिस्ट। इसमें से कौन, जो 4 व्यक्तित्व दिया गया है, तो उसमें से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन है ओलिवर गोल्डस्मिथ, दूसरा ऑप्शन है नील्स बोर, सी ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, और चौथा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन। तो इसमें मनोवैज्ञानिक, एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक, ये 4 ऑप्शन में जो है वो सिगमंड फ्रॉयड का है। सिगमंड फ्रॉयड एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, और उनका काम खास करके ये कहां के थे? ऑस्ट्रिया के। सिगमंड फ्रॉयड ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्रॉयड ने मनोविज्ञान में खास करके जो काम किया है, अचेतन अवस्था में, यानी व्यक्ति नींद में है, जब अचेतन अवस्था में व्यक्ति है तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उसके दिमाग में क्या क्या चीज आता है, जैसे नींद की ही बात ले ले, स्वप्न का बात ले ले, इस पर बहुत बड़ा रिसर्च रहा है सिगमंड फ्रॉयड का। तो निम्नांकित में से मनोविज्ञान में भी बहुत सा ब्रांच है, बाल मनोविज्ञान है, इसके बाद आपको मनोचिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का काम है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, तो अलग अलग उसके ब्रांच है। इसमें एक अवचेतन मन में, यानी व्यक्ति जब चेतन अवस्था में नहीं है, यानी व्यक्ति जब नींद की अवस्था में है, तो उस समय उसके दिमाग में क्या क्या चीज चलता है, क्या स्वप्न का जो बात होता है कि स्वप्न किस पर आधारित है, इस पर बहुत सा अभी भी रिसर्च बाकी है। तो इसमें काम करने वाले एक सिगमंड फ्रॉयड। यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक है? नील्स बोर के बारे में जानते हैं, ये भाई केमिस्ट्री के फील्ड के, आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं, फिजिक्स के और मैथ्स से रिलेटेड। सिगमंड फ्रॉयड जो है वो साइकोलॉजी के बहुत बड़े स्कॉलर हुए, ऑस्ट्रिया के थे। कहां के थे? ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रॉयड। और अवचेतन, मानव का अवचेतन स्थिति पर जो मनोविज्ञान की बात है उस पर उनका बहुत बड़ा रिसर्च रहा है। तो सिगमंड फ्रॉयड। निम्नांकित में कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और फिर 15 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का है। 15 नंबर क्वेश्चन को फिर देखते हैं। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान में, मणिपुर में, केरल में, असम में। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो कामरूप साम्राज्य, जो पहले कामरूप साम्राज्य कभी कहा जाता था, वो आज असम में, आज वो किस क्षेत्र में है? असम में। तो कामरूप साम्राज्य वर्तमान, प्राचीन कामरूप साम्राज्य वर्तमान के किस, भारत के किस राज्य में आएगा? तो वो असम में। और असम का एक और प्राचीन नाम था, वो बहुत बार पूछता है, जैसे कामरूप साम्राज्य का हो गया कि असम में था, असम का एक और प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रयाग ज्योतिषपुर किसका पुराना नाम था? प्रयाग ज्योतिषपुर किसका पुराना नाम था? तो असम का। प्रयाग ज्योतिषपुर किसका पुराना नाम था? असम का। प्रयाग ज्योतिषपुर, ये स है, प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर किसका प्राचीन नाम था? असम का। और कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस, वर्तमान के किस राज्य में? तो असम में। यह आंसर हम लोग का असम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और फिर 17 नंबर क्वेश्चन फिर आर्ट्स का है। 17 नंबर क्वेश्चन,
भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इसमें ऑप्शन में आराम से पकड़ में आ जाएगा। भीमबेटका, पहले जान लीजिए भीमबेटका की गुफाएं भारत में कहां पर हैं, या प्राचीन या ये जो प्री हिस्टोरिकल टाइम का जो भीमबेटका गुफा जो है वो रिलेट करता है इंडिया के प्री हिस्ट्री से। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड का भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका केव कहां पर है, पहले ये हम लोग जाने। आज वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं? तो मध्य प्रदेश में। किस प्रांत में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, और भीमबेटका जगह है, वहां पर केव मिला है, गुफा मिला है, और उस गुफा से अति प्राचीन यानी पाषाण कालिक साक्ष्य मिले हैं। पाषाण कालिक साक्ष्य मिले हैं, और पाषाण काल में भी आरंभिक पाषाण काल का, पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जब मानव पत्थर से परिचित हुआ और पत्थर का प्रयोग अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू किया, उसका कुछ टूल्स बनाया, बाद में वेपन्स बनाया, हथियार बनाया, औजार बनाया और हथियार बनाया। तो आरंभ में मानव पत्थर का भौथरे रूप से यूज करता था, पत्थर से कुछ तोड़ लिया, ठीक है, पत्थर से शिकार में काम किया, किसी जानवर को मारने में, भगाने में पत्थर का यूज, धीरे धीरे पत्थर का यूज बढ़ने लगा। ये जो भीमबेटका स्थल है जहां से कुछ गुफाएं मिली हैं, वहां से पाषाण काल के पूरा पाषाण, मध्य पाषाण के साक्ष्य, बाद में फिर नव पाषाण के भी कुछ साक्ष्य, लेकिन मुख्य रूप से पाषाण के और ज्यादातर पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के साक्ष्य वहां से मिले हैं। तो भीमबेटका की गुफा, अब पाषाण कालिक बात है तो भाई बहुत पुराना होगा। 5000 साल पहले अगर कह दें तो उस समय तो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात था, जो उत्तर पश्चिम भारत में सिंध घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि वो ज्यादा से ज्यादा आप बोल सकते हो 3000 ईसा पूर्व के आसपास, जो आज से लगभग 5000 साल पहले की बात हो गई। 300 साल तो बहुत आसपास का बात है, यहाँ पर तो पाषाण कालिक बात ही नहीं है। 1000 साल में भी कोई पाषाण कालिक बात नहीं है। ऑप्शन यहाँ 30,000 साल, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि 30,000, उससे भी प्राचीन, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं या मानी जा सकती हैं, इस ऑप्शन में जो दिया हुआ वो 30,000 साल। और भीमबेटका स्थल से, भीमबेटका की गुफाएं से जो एविडेंसेस, जो साक्ष्य मिले हैं वो कब के हैं? स्टोन एज के हैं, और स्टोन एज के आरंभिक चरण के साक्ष्य वहां से, आरंभिक और मध्य चरण के साक्ष्य वहां से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं? मध्य प्रदेश। इतना इंफॉर्मेशन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर पर मिलेगा, जनरल स्टडीज में 26 नंबर का, इस सेट में 26 नंबर पर फिर हम लोग का क्वेश्चन मिलेगा, यानी जनरल स्टडीज के वो क्वेश्चन जो आर्ट सब्जेक्ट से या करंट से रिलेटेड है, वो फिर 26 नंबर पर है। नंबर 26 पर फिर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? यह क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन है किसी राज्य में, किसी प्रांत में संवैधानिक शासन की असफलता पर, यानी संविधान जो प्रावधान किया जिस तरह से शासन चलना है, वो अगर किसी राज्य में उस तरह से संविधान के नियमों के अनुरूप अगर शासन नहीं चल रहा है, या संविधान के प्रावधान को लागू करने की स्थिति नहीं बन रही है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो वो किस अनुच्छेद से, यही क्वेश्चन है। यानी सीधा अगर शॉर्ट में यह बोला जाए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत होता है, या किस अनुच्छेद में किसी राज्य में, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 जो आपके डी ऑप्शन पर है, अनुच्छेद 356। तो यहां पर हम लोग ऑप्ट करेंगे अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356।
फिर यहां पर रुक करके हम लोग बात करें आपात उपबंध। आपात उपबंध 3 आर्टिकल से कहा गया है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 से जो आपात लगता है उसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं, और उस आपात को लगाने का जो आधार होता है वो सीमा पर जब सुरक्षा खतरे में हो, युद्ध की स्थिति हो या युद्ध चल रहा हो, तब राष्ट्रीय हित में 352 के तहत आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 356 से यदि किसी राज्य में, किसी प्रांत में संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था नहीं चल रहा हो या संविधान के अनुरूप वहां सरकार गठित करने का कोई स्थिति नहीं बन रहा हो, तो इस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 360 जिसको वित्तीय आपात, अगर देश की वित्तीय स्थिति पटरी से उतर चुकी है, वित्तीय स्थिति काफी खराब हो चुकी है, तो इस स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, जो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। यहां हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आए, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान, यानी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किसी राज्य में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इस पे थोड़ी सी बात और मैं करूं कि राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति क्या बनती है। अगर विधानसभा में किसी भी दल या दल गठबंधन की बहुमत नहीं बन रही है, यानी मंत्रिपरिषद के गठन की स्थिति नहीं बन रही है, तो इस स्थिति में राज्यपाल वहां राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। दूसरी बात, यदि राज्य में निर्वाचित शासन है, निर्वाचित सरकार बनी हुई है, मंत्रिपरिषद बनी हुई है, विधानसभा में किसी दल या दल गठबंधन की एकदम बहुमत है, मंत्रिपरिषद भी है, लेकिन उसके शासन करने के तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही हो या संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चल रहा हो, तो इस आधार पर भी राष्ट्रपति वहां पर गवर्नर, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। तो आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रोविजन हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में आर्टिकल 356 से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। अब यहां पर जो ऑप्शन और भी दिया गया है, आर्टिकल 350 है, 352 है, 360 है। 352 के बारे में हमने बता दिया, राष्ट्रीय आपात, जो युद्ध या सीमा सुरक्षा या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो, आर्म्स रिबेल हो, सशस्त्र विद्रोह हो, एक दूसरे को मार काट रहा हो, सशस्त्र विद्रोह, आर्म लेकर के विद्रोह हो, तो उस स्थिति में, दो स्थिति में, सीमा सुरक्षा खतरे में हो, युद्ध की स्थिति हो, युद्ध चल रहा हो, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। आर्टिकल 360 हमने बताया वित्तीय आपात की स्थिति। आर्टिकल 350 में क्या है? आर्टिकल 350 इनसे थोड़ा अलग है। आर्टिकल 350 में है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के लिए या किसी बात के लिए अगर वो कहीं पर भी आवेदन करता है तो उसकी भाषा क्या होगी, अपने अधिकार या अपने ऊपर जो उसका कुछ जुल्म हो रहा हो या उसकी रक्षा के लिए अगर कहीं आवेदन करता है तो उसके आवेदन की भाषा क्या होगी, ये आर्टिकल 350 कहता है। तो आर्टिकल 350 भाषा, आवेदन की भाषा, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति
रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना विद्युत आपूर्ति देगी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग के लिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के मध्य भाग के लिए। देखिए रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना जो है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश में है और उससे विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अलावा भी किया जाएगा और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को होगा। इससे मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को विद्युत आपूर्ति की जाएगी। तो रिहंद परियोजना आपको उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर है और उससे इलेक्ट्रिक का सप्लाई मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में प्रति वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हम लोगों का बी होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखना है कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब ही होता है गणतंत्र कब, जब कोई भी राष्ट्र जब गणतंत्र की स्थिति में आएगा, कब, जब वो स्वतंत्र हो, उसका अपना संविधान हो, वहां पर प्रजातंत्र हो और उसका प्रथम नागरिक जो हो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट बी इलेक्टेड, वो निर्वाचित हो। इन सारे कंडीशंस को जो फुलफिल करता है वो रिपब्लिक गणराज्य के श्रेणी में आता है। तो गणराज्य के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है और डेमोक्रेसी के लिए निर्वाचन जरूरी है, मतदान जरूरी है। तो याद रखिए कि हमारा जो रिपब्लिक डे है उसके ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग आएंगे और फिर 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 30 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष कौन सा था? पहली लोकसभा का अधिवेशन किस वर्ष, यानी पहली लोकसभा, अभी 17वीं लोकसभा है, तो प्रथम लोकसभा कब से कब? तो 1952 से 57। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 57। तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष डैश में आयोजित किया गया, तो 1952 और 1952 हमारे ऑप्शन में डी पर है, तो आंसर हम लोग का डी होगा। और प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 57। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन जो है, 49 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो फिर आर्ट्स का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? तो दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप की अनुमति निम्न में कौन देता है? तो अमेरिका, यानी यूएसए, अमेरिका। तो हम लोग का आंसर यहां सी होगा, अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए इस पे थोड़ी बात हम लोग करेंगे। भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में, भाग 2 पार्ट 2 में और अनुच्छेद 5 से 11, ये आप लोग जानते होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है और ये 5 से 11 अनुच्छेद संविधान के भाग 2 के तहत है, संविधान के भाग 2 के तहत। नेक्स्ट चीज कि भारत में, ये भारत की बात मैं कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं।
ये क्वेश्चन हम लोग का है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किस देश में है? ऑप्शन दिख रहा है अमेरिका, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये कंफर्म है। अब भारत के बात में हम लोग कर रहे हैं, तो भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में एकल नागरिकता, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। कहीं कहीं दोहरी नागरिकता का जो बात आप पढ़ते हैं, भारत में दोहरी नागरिकता, तो वो कुछ जो हमारे भारतीय मूल के लोग या भारतीय मूल के लोग जो बाहर में रह रहे हैं, भारत में कुछ मामले में अन्य विदेशियों की तुलना में उन्हें कुछ छूट दी गई है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और उसको ही दोहरी नागरिकता के रूप में कहीं कहीं दर्शाया जाता है या बोला जाता है। तो लेकिन भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदत्त है, सिंगल सिटीजनशिप। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये एकल नागरिकता भारतीय संविधान या भारत के संदर्भ में जो एकल नागरिकता की बात है, इसका दो अर्थ निकलता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में जो एकल नागरिकता का बात है, उसका दो अर्थ निकलता है। एक ये कि भारत में नागरिकता सिर्फ संघ के नाम से है, भारत में नागरिकता सिर्फ केंद्र देश के नाम से है, भारत में नागरिकता सिर्फ देश के नाम से। हम नागरिक हैं तो किस देश के नागरिक? बस भारत के नागरिक हैं, सिर्फ देश के नाम से हमारे यहां नागरिकता है, सिर्फ देश के नाम से, राज्य के नाम से यहां नागरिकता नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहां के नागरिक हो, तो ये नहीं बोलोगे हम बिहार के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। राज्य के नाम से नागरिकता नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। यहां नागरिकता सिर्फ, नागरिकता की पहचान सिर्फ देश के नाम से है। राज्यों को नागरिकता देने का अधिकार नहीं है, राज्य के नाम से नागरिकता नहीं है, प्रांत के नाम से नागरिकता नहीं है। दूसरी बात, हमने बताया अपने एकल नागरिकता का दो अर्थ, एक सिर्फ देश के नाम से नागरिकता है, और भारतीय नागरिकता किसी अन्य नागरिकता के साथ खड़ी नहीं रहेगी, किसी अन्य नागरिकता के साथ ये स्टैंड नहीं करेगी। यानी कोई भारतीय नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो अंतिम शर्त यह भी रहता है कि वो अपनी नागरिकता को पहले त्यागे, तभी उसे भारत की नागरिकता, अगर सभी तरह से सेटिस्फाइड है और सब बात से, तो एक शर्त यह भी है कि उसे अपनी नागरिकता त्यागनी होगी। तो भारत में एकल नागरिकता का मतलब, भारत में नागरिकता सिर्फ देश के नाम से है, राज्य के नाम से नहीं है। दूसरी बात, अन्य नागरिकता के साथ, अन्य नागरिकता के साथ भारत की नागरिकता नहीं, भारत की नागरिकता नहीं। यानी कोई भी भारतीय नागरिक अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त समझी जाएगी। और कोई विदेशी अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो एक शर्त यह होगा कि उसे अपना पहले जो की नागरिकता है, मूल जो नागरिकता है, उसे उसको त्यागना होगा। अगर भारत सरकार उसको नागरिकता देने के लिए तैयार है, उन सभी शर्तों को वो फुलफिल करता है, तो एक शर्त यह भी है कि वो उसे अपनी नागरिकता, पहले की नागरिकता, पूर्व नागरिकता त्यागनी होगी। ये एकल नागरिकता। अब अमेरिका, यूएसए, अमेरिका कहने का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। और एक डिस्कशन में मैं बताया था फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हमारे यहां राज्य सिर्फ सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए है, हमारे यहां राज्य पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए है। संघ के परे राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा कोई प्रांत अगर इस संघ से अपने को अलग करना चाहता है, तो यह भारतीय संविधान अनुमति नहीं देता और ऐसा वो नहीं कर सकता है। यूएसए में क्या है? यूएसए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वहां राज्यों का एक संघ जो बना है, एक एग्रीमेंट के तहत बना है, और वो राज्य उस संघ से, उस फेडरेशन से अपने को अलग भी कर सकते हैं। और यूएसए में दो नागरिकता होगी, देश के नाम से नागरिकता होगा, एक यूएसए के नाम, और उस राज्य के नाम से नागरिकता हो। ये दोहरी नागरिकता वहां। तो निम्नांकित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? आंसर हमारा सी होगा, अमेरिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे।
अब आओ अगला क्वेश्चन हम लोग का है 50 नंबर। 50 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। यंत्र राजा एक खगोलीय पुस्तक को डैश ने लिखा था जो सम्राट फिरोज शाह के दरबार के खगोल शास्त्री थे। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FST, फिरोज शाह तुगलक, नाम से ही पता चल रहा है तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, जो बड़ा ही इनोवेटिव शासक था। प्रशासन के मामले में या पब्लिक वेलफेयर के मामले में, पब्लिक वर्क के मामले में बहुत कुछ काम किया। और वो अपनी आत्मकथा भी लिखा, दिल्ली सल्तनत का पहला जो अपनी आत्मकथा लिखा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो सेकेंड लास्ट यानी तुगलक वंश का एक शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जागरूक शासक था, बहुत सा प्रशासन के सुधार से संबंधित बहुत सा काम किया। और उसके दरबार में एक खगोल शास्त्री थे और उनकी वो पुस्तक थी यंत्र राजा। तो क्वेश्चन हम लोग का ये है कि फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में रहने वाला कौन खगोल शास्त्री यंत्र राजा नामक एक खगोलीय पुस्तक लिखा। तो ये आंसर आपका है श्रीपति, आंसर है श्रीपति यानी सी। श्रीपति फिरोज शाह तुगलक के दरबार के खगोल शास्त्री थे और उनकी एक रचना है यंत्र राजा जो खगोल विद्या पर। एक नाम आपको दिख रहा है ए ऑप्शन में, सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय ये मुगल के डिक्लाइन फेज के हैं और जयसिंह द्वितीय भी बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। जयपुर की स्थापना इनके द्वारा की गई और खगोल विद्या में इन्होंने बहुत कुछ काम किया और उसकी बहुत जानकारी भी इन्हें थी। यूक्लिड के ज्यामिति का भी इन्होंने अनुवाद किया था, यूक्लिड के ज्यामिति का भी इन्होंने अनुवाद किया था और खगोल विद्या पर इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने 5 वेधशालाएं, मैं बात कर रहा हूं सवाई जयसिंह द्वितीय की, इन्होंने 5 वेधशालाएं, खगोल वेधशालाएं स्थापित की थी। और वो कभी कभी क्वेश्चन रहता है, तो एक तो जयपुर में इन्होंने स्थापित किया था, दिल्ली में जिसको जंतर मंतर कहा जाता है, इन 5 वेधशालाओं को जंतर मंतर खगोलीय गणना के लिए, जयपुर, दिल्ली, बनारस, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में इन्होंने 5 जगह पर वेधशालाएं, खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की थी सवाई जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। ब्रह्मगुप्त हो गए, खंड खांड्या इनकी रचना है और ये गुप्त काल के। नेक्स्ट तरफ हम लोग आएंगे। और फिर 62 नंबर क्वेश्चन फिर हम लोगों का होगा। 62 नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो, निम्नांकित द्वीपों में कौन सा भारत का भाग नहीं है। निम्नांकित द्वीपों में कौन भारत का भाग नहीं है। मॉरिशस, माफिया, माल्टा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो भारत का भाग नहीं है। तो मॉरिशस तो है नहीं, भारत का भाग नहीं है, हिंद महासागर में है। माफिया ये अमेरिकी द्वीप है, लैटिन अमेरिका में। माफिया ये भी भारत का भाग नहीं है। माल्टा ये उत्तरी अफ्रीका में। तो मॉरिशस हिंद महासागर, माफिया लैटिन अमेरिका, माल्टा नॉर्थ अफ्रीका। तो निम्नांकित में कौन सा द्वीप भारत का भाग नहीं है। तो आंसर होगा डी। इनमें ये सभी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है। कौन भाग नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जल्दी में आंसर हो जाता है गलत। ये सभी यानी ये सभी भारत के द्वीप नहीं है, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर क्वेश्चन हम लोग का 63 नंबर क्वेश्चन फिर है।
63 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है नैनीताल, सात ताल, हेमकुंड, रूपकुंड। इसमें किसे रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है? ये रूपकुंड। रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहा जाता है। ये उत्तराखंड में है। रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है और यहां से कुछ मानव का पहले फॉसिल्स अवशेष मिला है, मानव का कंकाल अवशेष मिला है, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड को, जो उत्तराखंड में है। वहां से मानव कंकाल उस झील से बहुत मिला है, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का हो। निम्न में पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है, एक पार्क है, एक ताल है, एक नदी है। पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक ताल है। आंसर होगा एक ताल, और ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है ये। और चूना पत्थर का वो क्षेत्र है, चूना पत्थर का क्षेत्र है। तो पाताल भुवनेश्वर, और चूना पत्थर में पानी जाता है तो फिर उसका क्या होता है, वो बढ़ना शुरू होता है, उसका विलय होता है और बढ़ना शुरू होता है। तो चूना पत्थर क्षेत्र में है, इसलिए इसको पाताल भुवनेश्वर, यानी बढ़ते जाता है अंदर की तरफ, ये इसकी गहराई बढ़ रही है। तो पाताल भुवनेश्वर एक ताल है, और कहां पर है? उत्तराखंड में। पाताल भुवनेश्वर एक ताल है जो उत्तराखंड में है। फिर 66 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का है 67 नंबर पे। यांगना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? और मूल जो बौद्ध साहित्य है वो 3 पिटक में है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है। बौद्ध धर्म के जो मूल साहित्य है उनमें 3 पिटक, ये अभिधम है, अभिधम पिटक। तो यहां पर क्वेश्चन हम लोग का है कि यांगना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? यांगना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? यांगना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? ऑप्शन है सूत पिटक, अभिधम पिटक, और दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यांगना धम पिटक, सूत पिटक का एक नाम धम पिटक भी है। सूत पिटक को धम पिटक भी कहते हैं। सूत पिटक को धम पिटक कहते हैं, और ये एक अभिधम पिटक है और एक विनय पिटक है। ये जो यांगना है वो इसमें बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है। सूत पिटक बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है। तो यांगना सूत पिटक से, या ऑप्शन आ जाए धम पिटक, धम पूरा धम भी लिखाता है, मम संयुक्त भी लिखाता है, तो ये धम पिटक से संबंधित है। यांगना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो सूत पिटक या धम पिटक। विनय पिटक में 5 निकाय है। विनय पिटक के अंतर्गत 5 निकाय हैं, और एक आप अंगुत्तर निकाय का नाम ज्यादा सुने होंगे, अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख, विशेष रूप से उल्लेख 16 महाजनपदों का कहां मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय विनय पिटक के 5 निकायों में एक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और 67 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन फिर हम लोगों का होगा। नंबर, हाल ही में किसे मृत्यु के 93 साल बाद संत की उपाधि मिली? ये भारत के हैं मरियम थ्रेसिया। मरियम थ्रेसिया को मृत्यु के 93 साल के बाद इन्हें संत की उपाधि मिली। और संत की उपाधि कौन देता है? तो पोप के द्वारा दिया जाता है, रोम के पोप के द्वारा दिया जाता है। तो मरियम थ्रेसिया को उनकी मृत्यु के 93 साल के बाद संत की उपाधि मिली। ये मरियम थ्रेसिया केरल की थी, केरल की थी। और इनके मानव सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, गरीबों के सेवा के लिए, इनके मृत्यु के 93 वर्ष के बाद इन्हें संत की उपाधि दी गई। रोम के पोप के द्वारा इन्हें संत की उपाधि दी गई। इनकी मृत्यु 1926 में हुई थी। मरियम थ्रेसिया की मृत्यु 1926 ईस्वी में हुई थी। और 2019 में इन्हें संत की उपाधि दी गई। अब यहां याद रखना है, ये करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में किसे, हाल ही का मतलब नहीं, ये 2019 में ही इनको मिला है, 2019 में ही। तो हाल ही में किसे मृत्यु के 93 साल के बाद संत की उपाधि मिली? भारत के किस व्यक्ति को, किस व्यक्तित्व को उनके मृत्यु के 93 वर्ष के बाद संत की उपाधि मिली? तो 2019 में पोप के द्वारा केरल की मरियम थ्रेसिया को पोप की उपाधि दी गई, जिनकी मृत्यु 1926 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन हम लोग का लगातार है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में WHO द्वारा जारी प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया भर में दृष्टि दोष के साथ जी रहे लोगों की संख्या कितनी है? 2019 में WHO का जो वर्ल्ड विजन रिपोर्ट आया 2019 में, या आप ऐसे कहें WHO के 2019 के वर्ल्ड विजन रिपोर्ट में विश्व में कितने लोगों को दृष्टि दोष के साथ जीते हुए बताया गया, यानी कितने लोग दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, इसकी संख्या कितना है 2019 के WHO के रिपोर्ट के अनुसार। यह आपका करंट का क्वेश्चन। तो 1 बिलियन से अधिक लोग, संसार में 1 बिलियन से अधिक लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं। यह बोलता है WHO का 2019 का वर्ल्ड विजन रिपोर्ट। 2019 का WHO का वर्ल्ड विजन रिपोर्ट ये बोलता है कि दुनिया में 1 बिलियन से अधिक लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं। तो आंसर हमारा ए होगा, आंसर ए होगा। 1 बिलियन से अधिक लोग। 1 बिलियन कितना? इंटरनेशनल काउंटिंग में आप जाइएगा तो वहां करोड़ अरब नहीं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन है, ट्रिलियन में काउंट होता है। तो 1 बिलियन, जैसे पहला 3 स्थान, उसके बाद 3 स्थान आपका 1000 होता है, फिर 3 स्थान को मिलियन, और फिर 3 स्थान को बिलियन। तो 1 बिलियन, तो एक तो यही लगेगा 1 बिलियन। अब इस पे इतना जीरो, 3 3 6 और 3 9 जीरो, 7 जीरो करोड़, 9 जीरो अरब। तो 1 पे 9 जीरो, 1 अरब लोग, 1 अरब लोग। 1 बिलियन का मतलब हो गया 1 अरब लोग। 1 अरब लोग। कभी कभी आप बिलियन में याद किए, मान लेते हैं कि अरब का इंडियन काउंटिंग सिस्टम में पूछ दे तो ये कन्वर्ट करने की स्थिति आपको होनी चाहिए। और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में हमेशा 3 3 के बाद कॉमा लगेगा।
ठीक है। तो 1 बिलियन लोग, 1 बिलियन से अधिक लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं। ये WHO का 2019 का वर्ल्ड विजन रिपोर्ट बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और फिर 93 नंबर क्वेश्चन भी। कौन भारतीय हाल ही में कोमोरस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए? कौन भारतीय नागरिक हाल में कोमोरस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए? वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू को कोमोरस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। एम वेंकैया नायडू को कोमोरस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। और ये कोमोरस कहां है? अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। और फिर 94 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में। और एक इंफॉर्मेशन और कि इसका उद्घाटन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक सर्विस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक सर्विस, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक सर्विस, तो ये कहां पर है? तो हैदराबाद में। और इसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन आपका 2018 में हुआ है। ये भी एक तरह से करंट का ही क्वेश्चन हुआ और ऐसे स्टैटिक जीके भी अब हो गया। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहां पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पंचानवे नंबर क्वेश्चन। नमामि बराक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नमामि बराक उत्सव, देखिए ये हाल फिलहाल ये उत्सव शुरू किया गया है पर्यटन के बढ़ावा के लिए असम में। ना हाल फिलहाल नहीं, ये 2017 से असम में ये उत्सव शुरू किया गया है। असम में नवंबर माह में होता है। असम में पर्यटन के बढ़ावा के लिए, पर्यटन के बढ़ावा के लिए। असम में नमामि बराक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो असम में। और ये 2017 से शुरू हुआ है पर्यटन के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र किस शहर में स्थित है? यह भी हैदराबाद में। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र किस, सेलुलर यानी सेल से, कोशिका से, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, कुलदीप नैयर, कपिल सिब्बल।
इसमें कौन इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के राइटर हैं? इंडिया आफ्टर नेहरू, या नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत, इस तरह की पुस्तक, इस तरह की रचना ये किसकी है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? जो फेमस बुक है कुलदीप नैयर के द्वारा, कुलदीप नैयर के द्वारा। और इसी तरह का मिलता जुलते नाम से एक पुस्तक है रामचंद्र गुहा के द्वारा, जो हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, और इनकी पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी। तो यहां आप याद रखोगे इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी के राइटर हैं रामचंद्र गुहा, और इंडिया आफ्टर नेहरू के राइटर हैं कुलदीप नैयर, कुलदीप नैयर, कुलदीप नैयर, इंडिया आफ्टर नेहरू। और इंडिया आफ्टर गांधी इसके राइटर हैं रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? इन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। वो आशापूर्ण देवी या आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बांग्ला भाषा में रचना के लिए, बांग्ला भाषा में। आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला होने का श्रेय आशापूर्णा देवी को, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और वो बांग्ला भाषा में रचना करती हैं, आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, सर्जन शोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। क्लाइव जो था वो पहला गवर्नर अगर बोलता, पहला गवर्नर अगर बोलता ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब आप करते लॉर्ड क्लाइव। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल का पद हुआ। इसके पहले कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और इन तीनों जगह पर गवर्नर होता था। गवर्नर ऑफ कलकत्ता, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे होता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का में ये प्रोविजन किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। मैं बताया 1773 के एक्ट के पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीनों का एक एक गवर्नर होता था। 1773 के एक्ट में यह प्रोविजन किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, और अन्य दोनों जो गवर्नर होंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन होंगे, उसके सबऑर्डिनेट होंगे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन के तहत पहला गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कंपनी का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 74 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, तो पहला यही हुआ 73 के एक्ट के प्रोविजन के बाद। उसके पहले वो बंगाल का गवर्नर था। और वारेन हेस्टिंग्स एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल 72 से 74
एज ए गवर्नर इसका टेन्योर है 1772 से 74। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी गवर्नर जनरल के रूप में इसका टेन्योर है 1774 से 85। 1774 से 85, 1774 से 85 इसका फिर इसका टेन्योर होगा 1774 से 85। 1774 से 1785 एज ए गवर्नर जनरल इसका टेन्योर हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहां हम लोग का जब क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो हम बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स। और अगर पहला गवर्नर बोले तो लॉर्ड क्लाइव को करेंगे। इसके बाद फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला पद हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बाद में 1858 में वायसराय का पद हुआ। तो ये सब चीज आपको याद करना होगा। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहा, फर्स्ट वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन हुआ, फिर फर्स्ट वायसराय कौन हुआ, अंतिम वायसराय कौन हुआ, ये सब आप लिस्ट बना के याद करोगे। यहां जो हमारा क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, यहां पर इसका मतलब है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स। हमने बताया वारेन हेस्टिंग्स पहले से बंगाल का गवर्नर था और वही 1773 के एक्ट के बाद फिर पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। और एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स का टेन्योर था 1772 से 74 और एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1774 से 85। एक लंबे समय तक वो यहां पर रहा, यानी 72 से 85 तक 13 वर्ष। तो 72 से 74 गवर्नर ऑफ बंगाल और 74 से 85 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट गवर्नर जनरल किसे कहेंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स को। आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस नदी का उद्गम क्षेत्र विंध्य श्रेणी से नहीं है, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। महानदी यानी 3 का जो होगा वो उद्गम विंध्य श्रेणी से ही है, और एक ऐसा है जिसका उद्गम विंध्य श्रेणी से नहीं है, तो वो कौन है, तो इसमें आंसर आपका होगा गोदावरी। गोदावरी पश्चिम घाट के नासिक के निकट त्रयंबक नामक स्थान से, पश्चिमी घाट के नासिक के निकट त्रयंबक स्थान से ये निकलता है। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी तट के, पश्चिमी घाट बोलिए, पश्चिमी घाट के त्रयंबक नासिक के निकट महाराष्ट्र से ये निकलती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, इसमें कंफ्यूजन लोगों को होता है। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा। हाँ, कावेरी जो है, कावेरी, इसको दक्षिणी, जब दक्षिणी लग जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा बोलिए या दक्षिण गंगा बोलिए या बूढ़ी गंगा बोलिए, तो आप गोदावरी बोलिएगा। और कावेरी को दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा,
अलग अलग किताब में अलग अलग भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ज़्यादा जगह पर कावेरी को दक्षिणी गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी को। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। गोदावरी पश्चिमी घाट के त्रयंबक नामक स्थान से, नासिक के निकट महाराष्ट्र में त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है, और ये विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नहीं है। अब विंध्य श्रेणी, जो श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटता है, विंध्य श्रेणी, विंध्य के नीचे आपका सतपुड़ा श्रेणी, तो ये गोदावरी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है, और ये विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदी नहीं है। तो आंसर हम लोग का डी हुआ। और इस तरह से सेट नंबर 5 में जनरल स्टडीज के आर्ट्स और करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर अगले सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।